हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने ऑडिट की सुपर रिवीजन सीरीज में आगे चलते हैं एंड आज हम रिवाइज करेंगे ऐसे 299 का जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ रिलायंस की, रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, उसमें इतने सारे सब डिविजन है, इतने सारे फंक्शंस उसमें परफॉर्म होते हैं। अब एक ऑडिटर के लिए ये जरूरी नहीं है या फिर उससे ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो पूरी इतनी बड़ी कंपनी की ऑडिट खुद कर ले। इतने मल्टीपल फंक्शंस होना जिसमें उसे टाइम से अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी देनी है, बिकॉज वो लिस्टेड कंपनी है। तो आपको ये भी पता होगा कि 31 मई तक उसकी ऑडिट को कंप्लीट करना होता है एंड 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है, यानी 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी ऑडिट को कंप्लीट करना है। एंड इतने सारे मल्टीपल फंक्शंस है तो सिंगल ऑडिटर से बस की बात नहीं है कि वो इतने मल्टीपल फंक्शंस की ऑडिट को कंप्लीट कर ले विद इन दी ड्यू टाइम। उसके काम को हल्का करने के लिए प्लस क्वालिटी ऑफ ऑडिट को भी मेंटेन करने के लिए, हो सकता है भाई ऑडिटर बोले कि चलो मुझे पूरी फीस मिलेगी, मैं अकेले ही कर लेता हूँ, तो वो हो सकता है क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करे। तो क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो एंड टाइम से भी हमारी ऑडिट कंप्लीट हो जाए, इसलिए यहाँ पे जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट आता है। जॉइंट ऑडिट में होता है आपके पास एक से ज्यादा ऑडिटर्स होते हैं। फॉर सपोज अगर रिलायंस की ऑडिट कौन कर रहा है, डिलॉइट कर रहा है, तो डिलॉइट के साथ और कौन ऑडिटर हो सकता है, कोई उनकी छोटी मिड साइज फर्म हो सकती है या फिर कोई दूसरा बिग फोर भी हो सकता है। फॉर सपोज अगर पीडब्ल्यूसी भी उसके साथ है, केपीएमजी भी उसके साथ है, तो ऐसे कितने हो गए, मल्टीपल ऑडिटर्स हो गए जो मिल करके ऑडिट को कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, क्वालिटी भी मेंटेन होगी एंड टाइम से भी ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ठीक है, अगर एक से ज्यादा ऑडिटर आ रहा है तो दोनों के बीच में एक तालमेल होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हाँ भाई हम काम को कैसे करेंगे, किस काम को आप करेंगे, किस काम को मैं करूंगा एंड कौन से कॉमन एरियाज रहेंगे जिसे दोनों ही परफॉर्म करेंगे ताकि क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन हो सके। इन सब का डिस्कशन कहाँ होने वाला है, अपने इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में होने वाला है। तो सबसे पहले अपना पॉइंट क्या आता है, ऑब्जेक्टिव का। 4 ऑब्जेक्टिव्स है। टू ले डाउन ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर ऑडिटर्स। सबसे पहले तो भाई ब्रॉड प्रिंसिपल्स जॉइंट ऑडिटर्स के लिए कि भाई आपको इस तरह से काम करना है, आपके ये प्रिंसिपल्स हैं। देन टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म अप्रोच टू जॉइंट ऑडिट। यूनिफॉर्म अप्रोच भाई कि एक सेट पैटर्न की भाई इस तरह से आपको ऑडिट करनी है। पहले आपकी पूरी प्लानिंग होगी जिसमें आप कॉमन एरियाज, स्पेसिफिक एरियाज को बाइफिकेट करोगे, उसके बाद आपको अपने स्पेसिफिक एरियाज के लिए परफॉर्म करने ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड जब आपके कॉमन एरियाज आएंगे तो उसके लिए आप प्रॉपर डिस्कशंस करोगे, डिसीजंस लोगे एंड देन यू विल डिसाइड कि इसका परफॉर्मेंस कौन करने वाला है। तो एक बेसिक पूरा अप्रोच आपको ये जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्टैंडर्ड बताता है। टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ ऑडिट वर्क, वही जो मैंने आपको बताया कि अगर 3 ऑडिटर्स है तो 3 ऑडिटर्स के ये स्पेसिफिक एरियाज है कि ये तीन काम तो ये एक पर्टिकुलर इंसान करेगा, एक पर्टिकुलर ऑडिटर करेगा, ये 3 काम सेकंड ऑडिटर करेगा, ये 3 काम थर्ड ऑडिटर करेगा। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जो उनके एरियाज होते हैं। सपोज अगर मैंने आपको जो बोला था कि एक ऑडिटर के पास 3 एरियाज है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन 3 एरियाज की होगी, लेकिन सारे एरियाज को बाइफिकेट करने के बाद भी ये 2 एरियाज कुछ थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी थी, तो वो क्या हो गया, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस पर अगर कुछ भी गलती होती है तो वो तीनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस तरह से करके अपने ये 4 ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। सबसे पहला ब्रॉड प्रिंसिपल्स, फिर यूनिफॉर्म अप्रोच, देन आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट एरियाज एंड टू आइडेंटिफाई सेपरेट एंड दी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। आउट ऑफ स्कोप में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अनदर ऑडिटर, ऐसे 600। देखो, अभी तक अपन ने ये स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं है। मैंने अभी जो मैं सितंबर 25 या फिर जनवरी 26 के लिए रिवीजन करा रही हूँ उसमें मैंने ये स्टैंडर्ड कवर नहीं किया है, लेकिन अगर आप मई 25 के रिवीजन वीडियोस को देखोगे तो उसमें मैं आपको ऐसे 600 करा चुकी हूँ। तो ऐसे 600 अपना किस बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अनदर ऑडिटर की। फॉर सपोज अगर एक कंपनी है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस है, अलग अलग स्टेज में उसकी ब्रांचेस है, तो एक सिंगल ऑडिटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाके ऑडिट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं वहां के उनके रीजनल ऑडिटर्स होते हैं जो कि ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं एंड जो मेन ऑडिटर के पास, प्रिंसिपल ऑडिटर के पास ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है एंड उसके बेसिस पे वो पूरी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को बनाता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड ऐसे 299 ऐसे 600 के केस को कवर नहीं करता बिकॉज इसमें प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अनदर ऑडिटर का केस इंस्टेंस चलता है। लेकिन ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट की बात करता है कि हाँ भाई पूरी एक कंपनी, कोई ब्रांच डिवीजन ऐसा कुछ नहीं है, एक कंपनी है एंड इसके जो सब पार्ट्स है, सपोज असेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गए, इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया, इनकी ऑडिट डिफरेंट डिफरेंट ऑडिटर्स कर रहे हैं एक साथ आकर के। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रिंसिपल ऑडिटर है एंड इसके सबऑर्डिनेट अदर ऑडिटर्स है जो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, प्रिंसिपल ऑडिटर को देंगे एंड देन ये मेन ऑडिट को इशू करेगा। नो, इसमें सारे ऑडिटर्स एक साथ आते हैं, अपने काम को कंप्लीट करते हैं एंड फिर एक कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट जाती है।
तो इसलिए ऐसे 299 ऐसे 600 के केस को कवर नहीं करता है, दैट इज द आउट ऑफ स्कोप। आपको ये ध्यान रखना होगा फॉर योर MCQ, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो MCQ। आगे चलते हैं, ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। EP engagement partner and other key members of ET engagement team from each of the joint auditor shall be involved in planning the audit। मतलब सभी ऑडिटर, सभी जो मेन पर्सन है एंगेजमेंट टीम के, वो सब की सब प्लानिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए, ऑब्वियस बात है। दे शैल जॉइंटली एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट सेट STD। मैम ये STD क्या होता है? ये तो कुछ ऐसा लग रहा है बीमारी, नो नो नो, बीमारी नहीं है। इट इज स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, scope, timing and direction of audit। अब क्या लिखा हुआ है? दे शेल जॉइंटली एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट सेट STD ऑफ ऑडिट एंड गाइड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। देखो, हमेशा जब हम अपने प्लानिंग के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले ऑडिट में अपन क्या बनाते हैं? सबसे पहले ऑडिट में स्ट्रैटेजी, मतलब ओवरऑल एक बेसिक स्कोप तैयार करते हैं कि ओके हमें इस ऑडिट में ये काम करना है, ठीक है। अब वो अपन ने डिसाइड कर लिया, तो अब उसके नीचे हमें डिसाइड करना होता है कि भाई अब इस ऑडिट को हमें करना कैसे। सपोज अगर हमें 4 एरियाज देख ले, तो उन चारों एरियाज को बाइफरकेट करके कि ओके दिस इज द एरिया, अब इसमें सब एरियाज ये है, तो हमें इस तरह से इसकी ऑडिट करनी है। एंड देन फिर उन सब एरियाज के भी प्रोसीजर्स बनते हैं। तो सबसे ऊपर पहले अपन बेसिक स्कोप को डिसाइड करते हैं, वो होता है हमारा स्ट्रैटेजी। उसके बाद हम थोड़ा सा इन डिटेल जाते हैं सब एरियाज में, वो आता है हमारा ऑडिट प्लान। एंड देन जब और नीचे जाते हैं टू elaborate it, to brief it properly, तो वो आता है हमारा प्रोसीजर में कि अब हमारा ये पर्टिकुलर एरिया है, इसमें हमारे क्या प्रोसीजर्स लगाने हैं टू obtain sufficient appropriate audit evidence। तो सबसे पहले अपना क्या आता है? स्ट्रैटेजी आता है। वहां पे हमारा क्या डिसाइड होता है? हमारा स्कोप डिसाइड होता है, हमारी टाइमिंग डिसाइड होती है कि भाई हमें मतलब कितने टाइम के अंदर अंदर ऑडिट को कंप्लीट करना है। एंड हमारा डायरेक्शन, मतलब कि बेसिक अभी हमें कहाँ रोमम फील हो रहा है कि कहाँ पे रोमम है। रोमम क्या होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑडिट का डायरेक्शन सेट होता है। तो इसलिए हमारे सबसे पहले स्ट्रैटेजी में क्या बनता है? हमारी स्कोप डिसाइड होती है, हमारी टाइमिंग डिसाइड होती है, हमारा डायरेक्शन डिसाइड होता है। उसके बाद आते हैं हम ऑडिट प्लान पे। ऑडिट प्लान में हमारा क्या डिसाइड होता है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, कि भाई नेचर कैसा रहेगा, क्या प्रोसीजर्स हमें करने हैं, कितना टाइम लगेगा, एंड किस एक्सटेंट तक हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, क्या हमें सैंपल टेस्टिंग पे जाना है, डिटेल टेस्टिंग में जाना है, वो सब हमारा ऑडिट प्लान में डिसाइड होता है। तो ये सब बेसिक होता है, हर ऑडिट में होता है, लेकिन वो जॉइंट ऑडिट में भी इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज जॉइंट ऑडिट भी कहीं ना कहीं होती तो नॉर्मल ऑडिट की तरह, बस इसमें एक से ज्यादा ऑडिटर मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनेगी, STD डिसाइड होगा। देन उससे क्या बनेगा? हमारा ऑडिट प्लान बनेगा। ऑडिट प्लान में क्या डिसाइड होता है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। Prior to commencement of the audit, they shall discuss and develop joint audit plan, in which उन्हें एक प्लान बनाना होगा, joint audit plan। उसमें उन्हें क्या डिसाइड करना होगा? आइडेंटिफाइड डिवीजन एंड कॉमन ऑडिट एरियाज। ये तो भाई जॉइंट ऑडिट में करना ही पड़ेगा कि ये कौन से एरियाज हैं जिन्हें सब अलग अलग करेंगे, कौन से एरिया जिनको मिलके सब एक साथ करेंगे। डिवीजन वुड बी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिएबल यूनिट और स्पेसिफाइड एरिया। अब हो सकता है ना कि भाई एक कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हो। सपोज अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो उसमें रिलायंस का तेल का बिजनेस अलग है, उसका टेलीकॉम का बिजनेस अलग है, एंड अभी उसकी बेटी का बिजनेस अलग से आ गया, अजॉर्टे। अगर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट उसके बिजनेसेस है, तो हो सकता है कि एक ऑडिटर पूरा एक बिजनेस पकड़ के बैठ जाए कि ओके तेल का ऑडिट डिलॉयट करेगा, टेलीकॉम का ऑडिट KPMG करेगा, एंड अजॉर्टे का ऑडिट PwC करेगा। तो अगर इस तरह से है तो वो हो गया आइडेंटिफिएबल यूनिट्स में उसको बाइफिकेट करना। दूसरा कैसे हो सकता है कि भाई हमने उसको असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस में बांट दिया कि असेट ये चेक करेगा, लायबिलिटी ये चेक करेगा, इनकम ये चेक करेगा, एक्सपेंस ये चेक करने वाला है। तो इस तरह से भी हमारा बाइफिकेशन हो सकता है। Some work would not be divided and covered by all joint auditors. A certain reporting objectives of the engagement to plan timing of audit and nature of communication required। भाई हमें अपने प्लानिंग के टाइम पे अपना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करना होगा कि भाई हम ये ऑडिट कर रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमें CB को जाकर के बताना है, क्या हमें अपने कंपनीज एक्ट में रिपोर्टिंग करनी है, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूरी ऑडिट को करने का, ताकि हम डिसाइड कर सके कि भाई हमें किस एक्सटेंट तक अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है। देखो जब हमें CB के पास अपने सबमिट करने होते हैं तब हमें बहुत ज्यादा अपने कंप्लायंसेस का ध्यान रखना होता है कि हमारे एकदम फुल्ली कंप्लायंट है क्या, पूरा हमने स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग से भी काम किया है कि नहीं किया है। तो उसके
केस में हमारा थोड़ा सा प्लानिंग एक्सटेंसिव होती है, थोड़ा सा हमारा टाइमिंग भी एक्सटेंसिव होता है, बट हाँ विद इन द ड्यू टाइम, मतलब कि अगर 2 महीने का टाइम है तो 2 महीने के अंदर अंदर ही हमें ऑडिट को कंप्लीट करना होगा, लेकिन उसमें हमारा थोड़ा सा एक्सटेंसिव पार्ट रहता है बिकॉज वो सीबी में हमारी रिपोर्टिंग होती है। Then next है consider and communicate among joint auditors factors that are significant in directing engagement teams efforts। मतलब कि भाई joint auditors को आपस में जो भी उनके engagement partners उन्हें आपस में बात करनी चाहिए, have to decide कि भाई ऐसे कोई significant areas है क्या जहाँ पे हमें अपनी टीम के जो efforts है वो डायरेक्ट करने की जरूरत है। हो सकता है ना कि हमें जब हमने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करी तो उसमें हमें कुछ रोमम मिला हो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, तो हो सकता है कि हमें पता हो कि हाँ दीज आर द प्रोबेबल एरियाज, तो हमें पहले से यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए। तो हमें ये सब बातें करके समझ में आएगा कि ओके हमें इस तरह अपनी टीम का डायरेक्शन मोल्ड करना है। A certain nature, sorry, consider result of preliminary engagement activities and knowledge gained on similar engagements by the EP। देखो preliminary engagement activities होती हैं जब भी हम किसी ऑडिट को करना चाहते हैं, उससे पहले हम ओवरऑल ओवरव्यू लेते हैं कि भाई इस ऑडिट में इस कंपनी में कहाँ पे हमें प्रोबेबल एरियाज ऑफ रिस्क दिख रहे हैं, तो हमें वो समझना है। अगर हमने ऐसी किसी दूसरी कंपनी की जो कि सेम इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती है अगर ऑडिट करी हुई है, तो उसमें अगर हमारे सामने कुछ रिस्क एरियाज आए थे तो हो सकता है कि भाई सेम इंडस्ट्री है तो उस केस में भी हो सकते हैं, तो हमें उसे भी कंसिडर करना चाहिए। Ascertain nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement। हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा, डिटरमाइन करना होगा कि हमें किस एक्सटेंट तक हमारे रिसोर्सेज चाहिए, हमें कितनी क्वांटिटी में रिसोर्सेज चाहिए, कितने लॉन्ग टाइम के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए ताकि हमारा एंगेजमेंट प्रॉपरली परफॉर्म हो सके। सो दीज आर द 5 points वी नीड टू डिसाइड इन आवर ऑडिट प्लान। नेक्स्ट आता है कि मैम हम इन सारे पॉइंट्स को लर्न कैसे करें, तो उसके लिए भी मैंने एकदम शॉर्ट लाइन आपके लिए बनाई है जिससे आप सारे पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं। तो वो शॉर्ट लाइन क्या है? असर्टेन रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज टू आइडेंटिफाई ऑडिट एरियाज एंड नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू डायरेक्ट एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। तो इस लाइन से आप अपने इन सारे 5 पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो, इसमें आपके सारे 5 पॉइंट्स कवर है। बस आपको क्या करना है? ascertain results of preliminary engagement activities to identify audit areas and nature timing extent of resources to direct engagement teams efforts। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है Romum should be considered and assessed by each joint auditor and communicated with other auditors and documented whether for overall financial statement level or to area of allocation among the other joint auditors। देखो जब हम रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसे असेस कर रहे हैं, तब तो हर ऑडिटर को पूरी कंपनी के लिए असेस करना चाहिए उसे, एंड दूसरे ऑडिटर्स के साथ भी उसे कम्युनिकेट करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि जिस एरिया को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया हो सकता है दूसरे ने आइडेंटिफाई नहीं किया, या फिर दूसरे ने कुछ ऐसा एरिया आइडेंटिफाई किया जो कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए सबको एक बार रोमम तो असेस करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, एंड देन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। और मतलब रोमम दोनों तरह का हो सकता है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का या फिर असर्शन लेवल का। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? Joint auditors shall discuss and document nature, timing, and extent of audit procedures for common and specific allotted areas to be performed by each joint auditor and shall be communicated to DCWG। मतलब कि हमारे जो भी हम एक अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हैं फॉर कॉमन और अलॉटेड एरियाज, उन सबको हमें डिस्कस करके डॉक्यूमेंट करके वो सब कुछ सब हमें कम्युनिकेट करना होगा विद द TCWG ऑल्सो। देन नेक्स्ट, जॉइंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन MRL। देखो नॉर्मली ऑडिट में भी होता है ये एंगेजमेंट लेटर, MRL लेटर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये MRL इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ठीक है। तो क्या लिख रखा है कि जॉइंट ऑडिट के केस में भी ये दोनों लेटर्स बनेंगे, लेकिन ये कॉमन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 3 ऑडिटर्स है तो तीनों के लिए एंगेजमेंट लेटर अलग बन रहा है, MRL अलग बन रहा है, नो ऐसा नहीं होगा, कॉमन लेटर्स ही बनेंगे। After allocation, work allocation document shall be signed by all joint auditors and communicated to TCWG। भाई एक बार तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया, एलोकेशन कर लिया, एंड देन फिर जो हमारा वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बना है उसे सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स साइन करेंगे ताकि सबकी अपनी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन हो सके, एंड वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा TCWG के पास, कि उसको भी पता रहे कि ओके ये सारे एरियाज हमारे ऑडिट होने वाले हैं, एंड कौन सा एरिया कौन ऑडिट करेगा वो भी उन्हें पता चल सके। ठीक है, आगे चलते हैं।
Next point is responsibility and coordination among the joint auditors. Each joint auditor shall be responsible only for work allocated to him, including proper execution of the audit procedures. देखो primary responsibility सिर्फ अपने areas के लिए ही है. All joint auditors shall be jointly and severally responsible for. लेकिन ऐसे कौन से पॉइंट्स है, कौन से एरियाज है जिसके लिए सारे के सारे ऑडिटर्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे. ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, अगर हमने कोई कॉमन एरिया रखे हैं तो उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है. डिसीजंस टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स अंडर ऑडिट प्लानिंग फॉर कॉमन ऑडिट एरियाज कंसर्निंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर. देखो ये वाला पॉइंट बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है कि अगर हमारा कोई भी कॉमन एरिया है उसके लिए डिसीजन कौन लेगा, सारे के सारे ऑडिटर्स मिलकर के लेंगे. लेकिन जरूरी नहीं है कि एक एरिया के लिए सारे ऑडिटर मिलकर उसको ऑडिट प्रोसीजर्स को लगा रहे हैं. नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. कोई एक पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर ही जाकर के उसके एरिया को परफॉर्म करेगा, भले डिसीजन सबने लिया हो. अगर ऐसा केस है तो जब हम कॉमन एरिया के लिए डिसीजन ले रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे ऑडिटर्स की बनती है. लेकिन एक बार डिसीजन होने के बाद जब उसके एग्जीक्यूशन की बारी आ रही है एंड वो कोई एक पर्टिकुलर ऑडिटर ही कर रहा है तो ऐसे केस में एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर ऑडिटर की ही होगी एंड सारे जॉइंट ऑडिटर्स की नहीं होगी, बिकॉज उन्होंने डिसीजन लिया था. अब परफॉर्मेंस करते वक्त अगर जॉइंट ऑडिटर ने, जो एक पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर जो वर्क कर रहा है उसने गलती कर दी तो ऐसे में हम बाकी जॉइंट ऑडिटर्स को नहीं पकड़ सकते कि भाई आपने गलती करी है. बोलेंगे हमारा डिसीजन तो सही था, हमने प्लानिंग सही से की थी, अब आगे उसने प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं किया तो इसमें हमारी क्या गलती है. तो ऐसा इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसीजन में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लेकिन एग्जीक्यूशन में सिर्फ पर्टिकुलर ऑडिटर की ही रहने वाली है. प्लीज आप इस पॉइंट को अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज इसके बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट्स में आए हैं. तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है. मैटर्स विच आर ब्रॉट टू नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम. अगर कोई ऐसा मैटर है जो एक जॉइंट ऑडिटर के नोटिस में आया एंड उसने दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया है तो वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई. एग्जामिनिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट. भाई देखो तुम्हारे एरिया भरी से कितने भी बाइफिकेट हो जाए लेकिन एक पॉइंट तो हमेशा ध्यान में रखना ही है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन टोटल में बन रहे हैं वो कंप्लाई करते हो विद द रेलेवेंट स्टैट्यूट. स्टैट्यूट मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस. प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरएफ. एफआरएफ के अकॉर्डिंग ही हमारे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए. ensuring that audit report complies with relevant statute, standards on auditing and other pronouncements issued by ICAN. हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट भी बन रही है इन टोटल कॉमन ऑडिट रिपोर्ट वो भी सारे स्टैट्यूट से कंप्लाई करनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से कंप्लाई करनी चाहिए एंड जो भी अदर प्रोनाउंसमेंट्स अगर ICAN ने इशू करे हैं तो उनसे भी कंप्लाई करनी चाहिए. Where a joint auditor comes across matters which are relevant to other joint auditors, he shall communicate same to all other auditors in writing prior to completion of the audit. ये पॉइंट आपका सेम है सी पॉइंट से. सी पॉइंट एंड आप ये वाला पॉइंट देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट वो सेम ही दिखेगा. It shall be responsibility of each joint auditor to determine nature, timing, and extent of audit procedures to be applied in specific areas. It is the individual responsibility of each joint auditor to study and evaluate prevailing internal control system and assessment of risk relating to specific areas allocated. भाई आपके specific area से related आप कोई भी procedure लगा रहे हो, internal control system check कर रहे हो, वो सब आपकी खुद की responsibility होगी, उसके लिए बाकी के auditors responsible नहीं होंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन लाइज विद द कंसर्न जॉइंट ऑडिटर. वही बात आ गई कि जब एग्जीक्यूशन की बात आ रही है तो सिर्फ कंसर्न जॉइंट ऑडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाकियों को हम जाकर के नहीं पकड़ने वाले बिकॉज उन्होंने डिसीजन सही लिया था. आप देखोगे तो ये जो बी पॉइंट है वो भी इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट आता है कि मैम हम इन सारे पॉइंट्स को लर्न कैसे करें. तो देखो बहुत सिंपल है सारे पॉइंट्स को लर्न करना. कौन से एरियाज है जिनके लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कॉमन एरियाज के लिए. ठीक है, तो सबसे पहला तो नॉट डिवाइडेड हो गया. फिर वो जिनके लिए डिसीजन सबने मिलकर के लिए हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन किसी एक ने किया तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. डिसीजन सबने लिया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की होगी. तो इस तरह से करके आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पे और कवर हो गए. नेक्स्ट ऐसे मैटर्स जो दूसरे ऑडिटर ने आकर के हमें बताए हैं तो वो भी एक हो गया. एंड इसी से रिलेटेड पॉइंट अपना ये नेक्स्ट वाला है तो ये भी यहाँ पे कवर हो गया. अब 3 पॉइंट्स आते हैं हमारे कंप्लाइंस से रिलेटेड. कंप्लाइंस से रिलेटेड कैसे है, कंप्लाइंस में ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर स्टैट्यूट होने चाहिए, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ होने चाहिए. तो इससे अपने 3 पॉइंट्स कंप्लाइंस के यहाँ कवर हो गए. एंड देन लास्ट अपना एक पॉइंट बचा है. It shall be responsibility of each joint auditor to determine nature, timing, and extent of audit procedures to be applied in these specific areas and for the internal control system check.
तो ये एक पॉइंट अपन से कवर कर लेंगे। तो बेसिकली आप देखेंगे तो 3 पॉइंट्स आपके कंप्लायंस के हो गए एंड 4 पॉइंट्स आपने ऊपर से देख लिए जिसके 2 पॉइंट्स आपके सिमिलर है एक दूसरे से, तो इस केस में आपके पॉइंट्स बहुत ही कम हो गए एंड आप इसे इजीली लर्न कर पाओगे। ओके, सो हमने ये पैरा कंप्लीट कर लिया, आगे चलते हैं। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। जॉइंट ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। देखो जनरली कॉमन ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, लेकिन अगर 3 ऑडिटर्स है, सपोज अगर एक ऑडिटर बाकी 2 से अग्री नहीं कर रहा कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो क्वालिफाइड ओपिनियन है, अगर आपके अकॉर्डिंग अनक्वालिफाइड है तो ठीक है आप अपनी अलग दे दीजिए, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट अलग से दूंगा। उसके पास इतनी फ्रीडम होती है, इतनी उसके पास राइट होता है कि वो अपनी अलग से सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है जिसमें वो अपनी पर्टिकुलर ओपिनियन देगा। However, where there is disagreement with respect to opinion or other matter, they shall express opinion in separate audit report. In such cases, audit report issued by other joint auditor shall make reference to separate audit report issued by the other joint auditor. अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 2 ऑडिटर्स ने अपनी कॉमन ऑडिट रिपोर्ट दी है एंड हमारे एक ऑडिटर ने सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दी है, तो इन दोनों की ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स है इन दोनों में क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए एक दूसरे का, कि जॉइंट ऑडिटर्स वाली रिपोर्ट में भी बोलेंगे कि भाई हमारे एक अदर ऑडिटर है, उन्होंने अपनी अलग रिपोर्ट दी है, प्लीज उसको भी आप रेफर कर लीजिए, एंड जो हमारा अदर ऑडिटर है वो भी बाकी जो 2 कॉमन ऑडिटर्स हैं उनके ऑडिट रिपोर्ट को रेफर करेगा कि इन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट दी, आप उसको भी रेफर कर ले। तो इस तरह से क्रॉस रेफरेंस होनी चाहिए। एंड ये क्रॉस रेफरेंस किसमें होगी? अदर मैटर पैराग्राफ एज पर एस 706। इस हेडिंग से अपना पैराग्राफ बनेगा अदर मैटर पैराग्राफ, जिसमें हम अपने नीचे क्रॉस रेफरेंसिंग देंगे। प्लीज इसको ध्यान में रखना, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू, ओके। Then each joint auditor is entitled to assume that, अब assumptions क्या हो सकते हैं joint auditor के? Other joint auditor have carried out their part of audit work and work has actually been performed। मतलब कि जो दूसरे auditors हैं उन्होंने अपना काम किया है and काम को भी as per standards on auditing as per the relevant statute ही किया है। It is not necessary for joint auditor to review work performed by other auditors। देखो जब आप कॉमन ऑडिटर्स ऑफ एक ही लेवल पे आके के काम कर रहे हो तो ऐसे केस में एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के काम को रिव्यू करने के लिए लायबल नहीं है, एंड जब एक ही लेवल पे आके काम कर रहे हो तो वो रिव्यू भी क्यों करेगा, तो इसमें कोई भी आपका रिव्यू बनता नहीं है। Other joint auditors have brought to said joint auditor notice any departure from applicable FRF। एंड अगर ऐसा कोई इंस्टेंस आया है जिसमें अदर ऑडिटर ने किसी भी जगह पे डिपार्चर किया है, मतलब जो नॉर्मल एफआरएफ में लिखा है उससे अलग हटके कोई काम किया है, तो वो उसे ड्यू इन्फॉर्म करेगा विद दी अदर जॉइंट ऑडिटर्स। उन्हें पहले ही बताएगा कि भाई मैंने ये चीज अलग करी है फ्रॉम दी एप्लीकेबल एफआरएफ। और अगर उसने कुछ भी ऐसा बोला नहीं है, मतलब सब कुछ एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है। Where financial statement of division are audited by one of the joint auditor, other joint auditors are entitled to proceed on the basis that such financial statements comply with all laws and regulations and present true and fair view of state of affairs and results of operations। अगर किसी डिवीजन की किसी बिजनेस एरिया की ऑडिट एक पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर ने करी है, तो ऐसे केस में अदर ऑडिटर्स ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई इसने प्रॉपर्ली करी है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया गया है स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? हमारे बैलेंस शीट होती है, एंड ऑपरेशंस क्या होता है? रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है? हमारी पीएनएल होते हैं, यानी बैलेंस शीट और पीएनएल एकदम प्रॉपरली बनाए गए, प्रॉपरली उसमें सब चीजें रिफ्लेक्ट की गई है। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑफ डिवीजन कंसर्न बिफोर फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट दे शैल डिस्कस एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर देयर रिस्पेक्टिव कंक्लूजन दैट वुड फॉर्म कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। स्टिल ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले उन सबको एक दूसरे से डिस्कस कर लेना चाहिए कि भाई मेरी ओपिनियन ये है, आपकी ओपिनियन ये है, आपकी ओपिनियन ये है, एंड देन एक बार जब डिसाइड हो गया कि भाई किस तरह से हमें वर्डिंग रखनी है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, एंड देन वी विल इशू आवर कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट है तो उस केस में सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए ये भी लिख देती हूँ कि स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब है बैलेंस शीट एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है पीएनएल। ओके, सो कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग खत्म हो गया कि वैसे कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देनी है, लेकिन अगर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देने की जरूरत है कोई डिसएग्रीमेंट में तो दे सकते हैं, उस केस में आपको क्रॉस रेफरेंसिंग देनी होगी। लास्ट पॉइंट आता है अपना कम्युनिकेशन का। When expected to modify opinion, communicate with TCWG circumstances that led to modification and proposed wording। अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी ओपिनियन को कॉमन ऑडिट रिपोर्ट में, तो ऐसे केस में हमें TCWG को एक बार बताना होगा कि भाई ये सारे सर्कमस्टांसेस है जिस वजह से हमें मॉडिफिकेशन लग रहा है एंड हमारी वर्डिंग ये रहने वाली है, उन्हें एक बार बता देते हैं हम। अगर हम ईओएम या ओएम पैरा इंक्लूड करें, जैसे अपने यहाँ पे आया था ओम पैरा, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड हैविंग अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, तो अगर इस तरह का कोई भी केस है तो उसमें भी हमें सर्कमस्टांसेस बताने होंगे कि भाई हम ये पैरा क्यों डाल रहे हैं एंड हमारी क्या वर्डिंग उस पैरा में रहने वाली है। तो ये हमारा एकदम छोटा सा पॉइंट था। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर द स्टैंडर्ड एसए 299।
एंड बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन स्टिल आईसीएसई इसमें से क्वेश्चंस पूछता है। सो आई होप आप इस स्टैंडर्ड को अच्छे से करोगे। एंड इसमें कुछ ही मेन पॉइंट्स हैं जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि एक तो आपका ये एलोकेशन वाला पॉइंट, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंक्लूजन, मतलब थोड़े बहुत इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स दे रखे, जैसे इधर 5 पॉइंट्स आपकी गिवन है, इधर आपके कुछ पॉइंट्स गिवन है, बस इतने आपके मेन मेन पॉइंट्स है जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। बाकी आप नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा। एंड अभी आपने जैसे इसको रिवाइज करा है मेरे थ्रू, बस एक बार आपको 5 से 10 मिनट खुद से बैठना है, इस पीडीएफ को ओपन कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। 1 पेजर का पीडीएफ है, आप आराम से 5 से 10 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हो विद ऑल द शॉर्टकट्स जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे हैं, ताकि आपका ये लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन हो सके। ठीक है, सो आई होप आप मेरी बात को मानोगे और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को आगे करते रहेंगे। सो टिल देन मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, जल्दी आप लोगों के साथ नए स्टैंडर्ड में मिलूंगी। सो तब तक आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही अच्छे से करते रहिए, खुशी खुशी पढ़ते रहिए। हियर इज सी एन गुप्ता साइनिंग ऑफ।